नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का नवा अध्याय। बच्चों का मन छुट्टियों में भी स्कूल जाने का होता और स्कूल में मन होता कि छुट्टी के दिन की तरह पढ़ाई हो। छुट्टी के दिन क्या पढ़ाई की जाए, यह गुरुजी या मास्टर जी को बच्चों द्वारा बताया जाता तो उनको अच्छा लगता था। कोई बहुत अच्छी बात होती तो वे खुश होकर ताली बजाते और हंसते। बोलू और भैरा की अखाड़े वाली बात सबको मालूम नहीं थी। बोलू जब बताता तो वह बहुत सी बातें बताना भूल जाता। कुछ बातें ऐसी थीं जिसमें वह शामिल होता था और उसे मालूम नहीं होती थी, जिसमें वह खो जाता था। वे बातें अखाड़े वाली बात बताते हुए बुल्लू अखाड़े तक चलता चला गया। जो बात बताने से छूट जाती उसे कोना के अलावा कोई दूसरा बताता तो कोना को अच्छा नहीं लगता था। बोलू खुद बताता तो भी उसे लगता सारी बात वही बताए। वैसे भैरा ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, पर छुट्टी के दिन की पढ़ाई में वह उपस्थित होता था। छुट्टी के दिन की पढ़ाई यदि स्कूल में हो तो वह स्कूल भी जाता। भैरा भी बताने लगा था। बोलू से जानबूझकर टक्कर मारने की बात वह छुपाना चाहता था, पर बीच बीच में कूना टोकती कि सच बोलना। इससे भैरा ने सच कहा। कूना नहीं टोकती तो भी हो सकता था कि वह सच बोलता। भैरा के कहने का कूना ने समर्थन किया। कूना ने कहा कि भैरा सच बोल रहा है। कूना ने जब बताया कि उसने छुट्टी के दिन ही पढ़ाई में बोलू को उड़ते देखा था तो गुरुजी हंसने लगे। कूना ने पूछा, आप हंसने क्यों लगे गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारा बताना अच्छा लगा। छुट्टी के दिन मछली गिनने का काम बीनू का था। वह सरोवर की मछलियों की गिनती नहीं कर पाया था। वह गिनता जाता और गिनता जाता। वह पानी को छूने वाली पत्थर की सीढ़ी पर उकड़ू बैठा। सरोवर की सारी मछलियों ने उसे देख लिया होगा। उसको ना भी देखा हो तो उसकी परछाई को देखा होगा जो तालाब पर पड़ रही थी। मछलियों से बीनू की परछाई गड़बड़ा गई थी। मछलियां उसके पास आ जा रही थीं, एक पल को भी स्थिर नहीं थीं। उसका गिनना भी एक पल को स्थिर नहीं था। वह आती मछलियों को गिनता और जाती मछलियों को भी, यह सोचकर कि शायद ना गिना हो। मछलियों को गिनता हुआ वह थक रहा था। मछलियों के तैरने, उछलने, डुबकी लगाने के साथ साथ उसकी गिनती भी जैसे तैरती, उछलती और डुबकी लगाती थी। बिना गिनी भागती मछली को वह पकड़ने का यत्न करता। वह फिसल जाती तो उसका गिनना भी फिसल जाता। मछली डुबकी लगाती तो उसका मन भी डुबकी लगाकर उसके पीछे जाने का होता। मछली के उछलने से एक बार तो वह भी उछला था और फिसलकर नीचे की डूबी सीढ़ी पर आ गया था। उनका तैरना ऐसा लग रहा था कि तैर नहीं रही हों, अपने को गिनवाने के लिए छटपटा रही हों। गिनी गई मछलियां लौट आती थीं कि ना गिनी गई हों। अपने को कई बार गिनवाने का उनका मन होता होगा। बीनू उनको खाने के लिए आटे की गोलियां भी नहीं दे रहा था कि खाने के लालच में आ रही हूं। लगता संसार भर की मछलियां इस सरोवर में हैं। बीनू के आसपास तैरती हुई थोड़ी सी मछलियां अनगिनत थीं। इससे अच्छा तारों को गिनना था। बीनू भाग गया था। थोड़ी देर में वह थक चुका था। उससे सब गलत हुआ, वह यह जान रहा था। मेढक की डुबकी को भी शायद उसने अपनी गिनती में शामिल किया था। उसे भूख लग रही थी। वह रुआसा हो गया था, पर उसे यह भी लगता था कि गिनती ठीक रही होगी। वह घर लौट आया। पिता ने पूछा, छुट्टी के दिन पढ़ाई हो गई? उसने जी कहा। कुएं में बाल्टी डालकर हाथ मुंह धोने के लिए उसने पानी निकाला। बाल्टी में एक छोटी सी मछली तैर रही थी। 1839, चिल्लाकर उसने कहा। उसे लगा कि यदि वह फिर कुएं से एक बाल्टी पानी निकाले तो 1840 हो जाएंगी। बाल्टी में 1839वीं मछली तैर रही थी।
उसे लगा कि उसने सरोवर की मछली में कुएं की मछली जोड़ दी है। बाल्टी के पानी को मछली समेत उसने कुएं में उड़ेल दिया। छुट्टी के दिन की पढ़ाई स्कूल में नहीं होती थी, स्कूल से बाहर कहीं भी होती थी। कूना ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, क्या स्कूल में छुट्टी के दिन की पढ़ाई हो सकती है? मास्टर जी ने कहा, हाँ हो सकती है, यह पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी। पर मास्टर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल में छुट्टी का दिन कैसे लगेगा। स्कूल में पढ़ाई का दिन तो लगता है, समय पर घंटा बजता है, प्रार्थना होती है, कक्षाएं लगती हैं, बच्चे बस्ता लाते हैं। बच्चे बस्ता ना लाएं, किस दिन यह हो? रविवार साप्ताहिक छुट्टी का दिन है। क्या उस दिन स्कूल में छुट्टी का दिन लगेगा या बाकी किसी स्कूल के दिन? बच्चों को स्कूल में छुट्टी का दिन अपरिचित लगेगा, स्कूल अपरिचित नहीं लगेगा। वैसे भी बच्चे छुट्टी के दिन भी स्कूल आना चाहते हैं। छुट्टी के दिन लड़के अपनी अपनी कक्षा में रहें, उतने ही बच्चे जिस कक्षा के उसी कक्षा में रहें या अदल बदल हो जाएं। मास्टर जी ने कहा, बच्चों तुम लोग सोचकर मुझे बताओ कि स्कूल में छुट्टी के दिन की पढ़ाई किस तरह होगी। एक लड़के ने कहा, एकदम सुबह से होगी। लड़के आपस में बात करने लगे। सुबह स्कूल में हो या घर में? सुबह स्कूल में हो। सुबह स्कूल में हो तो रात को स्कूल में होगा सोना। रात को बिस्तर लाना होगा। मैं तो माँ के साथ सोती हूँ, माँ को भी लाना होगा। पिता घर में अकेले रहेंगे तो उनको डर लगेगा, पिता को भी लाना होगा। मेरे घर बिल्ली है, बिल्ली को साथ लाना। मेरे घर गाय और बछड़ा है, मैं दोनों को लाऊंगी। मैं अपना कुत्ता लाऊंगा। मैं तुलसी का गमला लाऊंगी। तुलसी का गमला क्यों? सुबह पानी कौन डालेगा? सब गाते गाते बात करने लगे। एक के घर में कुत्ता है, एक के घर में गाय, एक के दादा बूढ़े हैं, एक की बूढ़ी नानी, नातिन उसके साथ। मेरे घर 10 पेड़ों की छाया, उसके घर में 50। लानी होगी उन पेड़ों की छाया तो लाना पेड़ों को कुल 60। अरे नहीं, नानी सब पेड़ों की छाया, अजिया सबको फूलों फलों की देती आस। एक लड़की ने गाया, मेरे घर को स्कूल बनाकर छुट्टी का दिन पढ़ लो। तो दूसरे लड़के ने गाया, बजरंग होटल को स्कूल बनाकर चलो पढ़ाई कर लें। बहुत से लड़के इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन लोगों ने कहा, छुट्टी के दिन की पढ़ाई हरी घास की छत पर हो। क्या हरी घास की छत पर पक्की है? बोलू ने कहा, हाँ पक्की है। हरी घास की छप्पर पर धरती है, जैसे धरती पर घास उगती छप्पर पर उगती है। दूसरे छोटे छोटे बच्चों ने गाया, चलो पढ़ेंगे चंद्रमा, चलो पढ़ेंगे सूरज। यह सुनते ही पहली कक्षा के लड़कों ने, जो जहां भी खड़े थे वहीं पर एक साथ गाना शुरू कर दिया। सा में बड़े ऊ की मात्रा सूरज, सूरज, चलो पढ़ें आकाश। यह सुनते ही पहली कक्षा के लड़कों ने फिर गाया, अ में आ की मात्रा आ, क में आ की मात्रा का, श, आकाश। एक एक तारे को अरुंधति, ध्रुव, सप्तऋषि, मंगल, बृहस्पति, शनि, मेघ काले, कपसीले बादल को चलो पढ़ेंगे नदियां, उस पार जाने को पुल बांध सूखे और बाढ़ को चलो पढ़ेंगे मिट्टी, मुर्मी, मटासी, धूसर, कन्हार को चलो पढ़ेंगे पहाड़, गिरने और चढ़ने को चलो पढ़ेंगे शेर, चलो पढ़ेंगे बाघ। तब डरकर एक लड़के ने कहा, जंगल में नहीं पढ़ेंगे शेर, जाकर उनके पास नहीं पढ़ेंगे बाघ। ढूंढो पहले इनकी सबसे मोटी किताब, स्कूल की पढ़ाई में इनको पढ़ लें, क्यों जाएं हम करने इनसे मुलाकात। अलग अलग समूहों में बच्चे गाने में बातचीत कर रहे थे। छुट्टी के दिन नया खेल सोचें, जंगल के चींटे को अपना मित्र बनाएं, अपने घर का पता बताएं, जब वह आए गुड़ की भेली पर बैठाएं।
एक खेल कुछ ऐसा खेलें जो हो सबसे पहला खेल, दूसरा खेल कुछ ऐसा खेलें जो हो सबसे पहला खेल। इसी तरह अनगिन पहले खेलों की गिनती लगाएं, फिर आखिरी खेल कुछ ऐसा खेलें जो कभी खत्म न होता हो। जितने तारे उतने खेल, रात होती तो क्यों होती देर, चलो खेलें दिन रात, होती ना हो जिसमें देर और बीते रात, छुट्टी के दिन की हो सुबह तत्काल। एक लड़की ने तब चिल्लाकर कहा, मैं खेलूंगी एक खेल अनोखा जिसमें सबका साथ होगा चोखा। मैं चलूंगी आगे, तुम सब पीछे, मैं पहुंचूंगी आगे, सब पहुंचेंगे पीछे। मैं खेलूंगी सबको पहुंचाने का खेल, एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चलकर जंगल में धंसने का खेल होगा। आगे वाले को आगे खतरा और पीछे वालों को सुरक्षित आगे ले जाने का जिम्मा होगा। दिन में स्कूल की पढ़ाई होती, रात के समय नहीं। रात में अंधेरा होता, रात में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए अस्पष्ट का डर होता। रात का समय घर लौट आने का समय था। आदिम मनुष्य को रात होने से आश्रय और सुरक्षा के लिए घर की जरूरत जल्दी हुई होगी। अगर केवल दिन ही दिन होता तो यह जरूरत बहुत बाद में होती। गर्मी के दिनों में रात में जब घर से बाहर खटिया डालकर सोते, तब साफ खुले आकाश में तारों की टिमटिमाती भरमार होती। वैसे घर के बड़ों से तारों के बारे में कुछ न कुछ मालूम हो जाता था। चंद्रमा आकाश की पहली समझ हमेशा के लिए सुंदर, चमकदार और बड़ी थी। चंद्रमा आसानी से दिखता था, उसका स्वरूप दिनों के हिसाब से बदल जाता था। आकाश में उसके दिखने और इधर उधर दिखाई देने के निश्चित कारण थे। घर में इन सब की जानकारी परंपरा से थी। बाहर खटिया में लेटे लेटे छोटे छोटे बादलों में चंद्रमा के छुपने और निकलने को देखना अच्छा खेल था। आकाश से बड़ा कोई पर्दा नहीं था जिसमें तरह तरह के खेल होते। यह एक विशाल दूरदर्शन था। इससे बड़ा कोई रहस्य भी नहीं था जिसके सुलझाने का अनुपात इतना कम था कि वह शून्य के पास ही रहती। इसमें बच्चों के लिए अनगिनत खेल थे। ये खेल प्रश्नों के और कौतूहल के होते। रात को आंगन में नींद खुलती तो चंद्रमा को ढूंढते। कभी चंद्रमा मिल जाता तब नींद आती, कभी चंद्रमा के मिलने के पहले नींद आ जाती। चंद्रमा और तारे जगह बदल देते थे, सप्तऋषि भी, परंतु ध्रुव वहीं होता, उत्तर दिशा के खीले में टंगा हुआ तमगा, हर उसके लिए जो अपनी दिशा से नहीं भटकते। पूरे संसार का यातायात पुलिस वाला जैसा, जो जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा का रास्ता बताता हुआ, धरती और समुद्र में भटके हुए लोगों को राह पर लाने वाला। गुरुजी को यह अनुमान होने लगा था कि बच्चे स्कूल में अपने साथ घर वालों और गाय, कुत्ते, बिल्ली तक को लाने इच्छुक हैं। माँ, पिता, बाबा, अजिया, नाना, नानी को भी। एक छोटी बस्ती अपने घरों से निकलकर अपने बच्चों के स्कूल में छुट्टी का दिन बिताने नहीं, छुट्टी के दिन की उनकी पढ़ाई में शामिल होने आ रही है। खामोश ढम ढमाडम ढम, एक अघोषित घोषणा जैसी। परंतु लड़कों के उत्साह में हल्ला था, और इतना हल्ला था कि पक्षियों, कीड़ों, जंगल के जानवरों, यहां तक कि बजरंग महाराज को भी मालूम था। बजरंग महाराज को भैरा से मालूम हुआ था। भैरा रोज अंधेरा होने के पहले होटल लौट आता था, परंतु स्कूल में रात को रहने के लिए उसे बजरंग महाराज से अनुमति लेनी होगी। मास्टर जी के साथ यह तय हुआ कि छुट्टी का दिन बिताने पढ़ाई के लिए मंगलवार का दिन ठीक रहेगा, क्योंकि मंगलवार को छुट्टी नहीं थी। सोमवार की रात सब स्कूल में रहना चाहते थे और सोमवार पूर्णिमा का दिन था। गोल स्कूल और लंबे स्कूल में एक एक टिमटिमाता बल्ब रात को जलता था, जो धूल और पुताई के छींटों के कारण और धुंधला हो गया था। आज शुक्रवार का दिन था। आज के ही दिन से
मास्टर जी ने सोमवार की रात की तैयारी शुरू कर दी थी। पढ़ाई समाप्त होते ही लड़के शाम को 1-2 घंटे स्कूल के आसपास की सफाई में लग जाते। गोल स्कूल और लंबे स्कूल के गुरुजी आलों और खूंटी के सहारे ऊपर चढ़कर रोशनदान से बाहर छत पर आए। बल्ब निकाला। उनका आलों पर चढ़ना, रोशनदान से घुसना लड़कों ने मजे से देखा था। सावधानी से उनका बल्ब निकालना और लगाना भी देखा। भैरा अपने साथ एक दरी और एक चादर बगल में दबाए हुए बजरंग महाराज की देहरी के बाहर खड़ा हो गया। तब बजरंग महाराज के दोनों पैर हिले। इसका अर्थ था कि भैरा के आने को उन्होंने जान लिया है। उन्होंने फिर पैर हिलाया। इस इशारे का अर्थ भैरा ने लगाया कि पूछ रहे हैं, क्या बात है। भैरा बाहर खड़े हुए थोड़ा झुककर दरी और चादर के बंडल को पकड़े अपने हाथों को अंदर ले गया कि बजरंग महाराज देख लें। बजरंग महाराज ने फिर पैर हिलाया। इसका अर्थ भैरा ने लगाया कि पूछ रहे हैं कि यह क्या है। भैरा ने बंडल दिखाया, फिर बंडल पर अपना सिर लगाकर स्कूल की ओर इशारा करते हुए समझाने की कोशिश की कि स्कूल सोने जा रहा हूं। बजरंग महाराज ने जोर से पैर हिलाते हुए अपना दाहिना हाथ गल्ले की पेटी पर पटका, जिससे सारे सिक्के आपस में जोर से छन्न से टकराए। गल्ले की पेटी बंद नहीं होती तो उछलकर सिक्के बाहर आ जाते। मुंह से बोल, बजरंग महाराज ने कहा। प्रतिध्वनि की तरह शेर के दहाड़ने की आवाज आई। भैरा के हाथ से दरी और चादर छूटकर देहरी पर गिर गए थे। भैरा डर गया था। उसने जैसे सचमुच दहाड़ते हुए शेर के खुले मुंह को देखा था। कितने बड़े बड़े दांत थे। रोते हुए रुक रुक कर भैरा ने कहा था, मैं रात को स्कूल में सोऊंगा, वहां छुट्टी के दिन की पढ़ाई होगी। बजरंग महाराज ने जैसे धीरे से पूछा था, तूने तो स्कूल छोड़ दिया है। उनकी शेर के दहाड़ने की जोर की आवाज थी। ऐसा लगता था कि शेर के दहाड़ने से एक हिरण का झुंड भाग रहा है। इस तरह भाग रहा है कि दहाड़ पीछा कर रही है और एक हिरण का बच्चा पिछड़ता जा रहा है। छुट्टी के दिन की पढ़ाई में सबको स्कूल जाना है, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, शेर बाघ, भेड़िया, भालू। यह कह जोर जोर से रोने लगा। स्कूल जाने के लिए भैरा बजरंग महाराज का भी नाम लेना चाहता था, पर जब वह बजरंग महाराज कहना चाहता था तब उसके मुंह से शेर, बाघ, भेड़िया और भालू निकला। बजरंग महाराज का पैर तब तक हिलता रहा जब तक भैरा रोता रहा। भैरा जब चुप हो गया तो बजरंग महाराज का पैर हिलना भी बंद हो गया। भैरा ने देहरी पर से अपना बिस्तर उठाया, खड़े रहते हुए मन ही मन स्कूल जाने की आज्ञा मांगी। तब बजरंग महाराज ने पैर हिलाया। भैरा ने सोचा कि आज्ञा मिल गई। वह खुश हो गया था। आंसू पोंछते हुए जब पलटा तो उसने देखा कि दुकान में एक भी ग्राहक नहीं था। टेबल पर भजिया की प्लेटें थीं। बिना पिए चाय के कप रखे थे। चाय ठंडी हो गई थी। जब वह दुकान से बाहर निकला तो देखा चाय भजिया बनाने वाले एक चट्टान की आड़ में खड़े थे। दूसरी चट्टान की आड़ में दो ग्राहक थे। एक ग्राहक बूढ़ा था, दूसरा 14-15 साल का लड़का था। बाप बेटे होंगे। सोमवार को चांदनी रात थी। बच्चे इसके पहले रात को स्कूल नहीं आए थे। रात को स्कूल कैसा दिखता है यह उनको मालूम नहीं था। बच्चे आने को थे। उनकी तैयारी चल रही होगी। वे तैयार हो चुके होंगे। मामा, नाना इत्यादि लोग तैयार हो रहे होंगे। किसी की गुड़िया सज रही होगी। नए कपड़ों की कतरनों से उन्हें सजाया जा रहा होगा। माँ को कंघी करता देख बोलू को अम्मा की याद हो आई। वह अम्मा के घर भागने ही वाला था। वह कुछ कहता इसके पहले माँ ने उसे पकड़ लिया। ला, कंघी कर दो। माँ उसकी कंघी करने लगी। घुंघराले बाल होने के कारण माँ धीरे धीरे कंघी कर रही थी। माँ की पकड़ जैसे ही ढीली हुई, मैं अम्मा के पास जा रहा हूं, कहता हुआ वह भाग खड़ा हुआ। मैं अम्मा से कंघी करवा लूंगा, बार बार कहता हुआ वह भागा जा रहा था। बस्ती में
चंद्रमा निकल आया था। लगता है यह स्कूल में निकला चंद्रमा था, जो उत्सुकतावश बस्ती में आ गया था कि क्या कारण है कि बच्चे अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे। या हो सकता है कि शुरू से बस्ती में आया हो कि बस्ती वालों के साथ स्कूल जाएंगे। चंद्रमा के आ जाने से बस्ती में त्योहार का उजाला हो गया था कि चंद्रमा निकल गया, देर हो रही है। हरी घास की छप्पर की घास से चंद्रमा निकला था, इसलिए उसका प्रकाश घास की ओस से भीगा था। हवा में ठंडक थी। पारदर्शी गीले प्रकाश में चलती हुई हवा इसका कारण हो। घरों में बच्चों का अधिक कोलाहल था। अभी अगर कोई भटक कर बाहर से आ जाए तो उसे लगेगा कि वह बच्चों की बस्ती में आ गया है। वह एक घर का दरवाजा खटखटाएगा तो गुड़िया जैसी सजी लड़की दरवाजा खोलेगी। दूसरे घर का दरवाजा खटखटाएगा तो गुड्डे जैसा सजा लड़का दरवाजा खोलेगा। क्या आप भटक कर आए हैं? वह पूछेगा तो उसे लगेगा कि वह बड़ा है, इसलिए भटका हुआ लग रहा है। बच्चा होता तो भटका हुआ नहीं लगता। अब यह आभास होने लगा था कि घरों से बच्चे निकलने वाले हैं। घरों में झांकने चंद्रमा उचककर थोड़ा ऊपर हो गया। हवा शांत हो गई थी। शांत हो गई यानी ठहर गई थी कि ठहरे हुए वह घरों से बच्चों का निकलना देखे। हवा के ठहरने के बाद भी पेड़ हिल रहे थे। पत्तियों में हरहराहट थी। पेड़ों का हिलना बच्चों के पास जाने की उनकी इच्छा थी। अगर कहावत में जाएं या ना भी जाएं, पेड़ इतने उत्सुक थे कि अपने आप में डाल डाल और पात पात हो रहे थे। पहला बच्चा जब स्कूल जाने के लिए अपनी माँ के साथ घर से बाहर निकला तो ऐसा दिखा जैसा खिलने पर बगीचे का पहला फूल दिखता है। उसने अपनी माँ से कहा, सब चले गए। उसकी माँ को भी लगा कि हो सकता है। ठीक उसी वक्त सब घरों से सभी बच्चे एक साथ बाहर आए और सबने एक साथ कहा, हम आ गए। फिर गलियों रास्तों में फूलों की क्यारियां सी हो गईं। एक मेला लगने के लिए रात में स्कूल जा रहा था। बच्चों के साथ परिवार के लोग थे, सयाने लोग भी थे, बस्ती के बूढ़े और बूढ़ी भी थे। इनके साथ साथ चंद्रमा प्रकाश दिखाता हुआ जा रहा था। बोलू को लगता कि चंद्रमा उसके साथ जा रहा है। कूना को लगता कि केवल उसके साथ है। कूना एक छोटे से घोड़े पर सवार थी। इतना छोटा भी नहीं कि खुद घोड़े पर सवार हो गई हो, उसे बैठाया गया था। सब लोग कूना और बोलू की तरह चंद्रमा के साथ चलने को जान रहे थे, क्योंकि चंद्रमा सबके साथ था, जैसे अलग अलग साथ था, किसी से छूटा नहीं था। बोलू गुनगुना रहा था। एक मधुर गूंज चंद्रमा के प्रकाश की तरह चारों तरफ फैली थी। जंगल और बस्ती के पेड़ों की मिली-जुली सरसर और दिनों की तरह सन्नाटे को नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि सन्नाटे को तोड़ते हुए उस मधुर गूंज के संग थी। इस भीड़ में गाय बैल भी थे। उनके गले की घंटियों की टुनटुन भी थी। इतने में स्कूल की घंटी 8 बार बजी। इस तरह बजी कि बच्चों को लगा बहुत देर हो गई है। देर तो हो गई थी। बहुत से बच्चे तो अभी तक सो गए होते, परंतु स्कूल में सोएंगे के उत्साह में सब चैतन्य थे। 6:30-7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते तो अच्छा था। बड़ों ने कहा, जल्दी चलो, देर हो रही है। तो कुछ बच्चे दौड़ने लगे। कूना का घोड़ा बोलू के पास पहुंचा ही था कि कूना ने चिल्लाकर कहा, बोलू, देर हो रही है, मेरे घोड़े पर बैठ जा। बोलू ने कहा, नहीं, मैं अपने घोड़े से आऊंगा। कूना ने पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? कूना का घोड़ा दौड़ने के लिए जैसे तैयार था। वह तेज चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। तब बोलू गुनगुनाता हुआ बहुत हल्का हो गया था। बोलू ने अपने बाएं और दाहिने कंधे में हवा के झोंकों के पंखों को महसूस किया। हवा के पंख लगते ही आकाश उसे लिखा हुआ एक संसार लगा, और इस लिखे हुए संसार में सा के ऊपर लगी बिंदु चंद्रमा है। उसकी इच्छा चंद्रमा तक उड़ जाने की हुई। उसे स्कूल जाने की याद आई। 2 झोंकों में वह कूना तक पहुंच गया। कूना का घोड़ा खटपट दौड़ रहा था। बोलू हवा के घोड़े पर सवार था और वह कूना के पास आने लगा। पीछे से उसने बहुत धीरे से पुकारा,
कूना। कूना पीछे देख पाती कि बोलू उसके पास से गुजरा और आगे निकल गया। मैं आगे स्कूल पहुंचूंगा, बोलू ने कहा। कूना अचंभित थी, जैसे वह एक बड़ा जादू था। कूना का घोड़ा भी अचंभित था, वह ठिठकने लगा था। कूना ने अपने छोटे छोटे पैरों से एड़ लगाई। कूना ने कहा, बोलू, मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठूंगी। तुम्हारा घोड़ा अच्छा है, नहीं तो मुझको आगे जाने दो। दोनों साथ चलेंगे, बोलू ने कहा। तो मैं तुम्हारे घोड़े पर आ जाऊं, कूना ने कहा। मेरा घोड़ा शायद तुम्हारा वजन ना उठा पाए, बोलू ने कहा। तुम्हारा घोड़ा भूखा है, कूना ने पूछा। तुम मोटी हो, दोनों का भार मेरा घोड़ा उठा नहीं पाएगा। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ो, बोलू ने कहा। उसने कूना की ओर दाहिना हाथ बढ़ाया। कूना ने बोलू का हाथ पकड़ा। बोलू कूना के घोड़े से कुछ दूर हुआ और कूना बोलू का हाथ पकड़े घोड़े से अलग होकर दूर तक उड़ी। कूना के भार से बोलू झुक गया था। बोलू कूना के घोड़े जितनी ऊंचाई पर था। कूना का पैर धरती के बिल्कुल पास था। सामने एक चट्टान थी। कूना ने अपने दोनों पैर ऊपर मोड़ लिए थे कि चट्टान से न टकराएं। बोलू उसको जान रहा था। चट्टान से वह कुछ दूर हट गया। सामने बहुत से पेड़ थे। बोलू गुनगुनाता हुआ अधिक हल्का होने की कोशिश करता, पर वह इतना हल्का नहीं हो पा रहा था कि कूना को लिए पेड़ों के ऊपर चला जाता। इसलिए जमीन पर उतरने के लिए बोलू चुप होकर गुनगुनाने को बीच बीच में बंद कर देता। इससे बोलू थोड़ा थोड़ा भारी हुआ और उसके साथ कूना के पैर धरती पर लगे। कूना का घोड़ा आगे कहीं निकल गया था। नीचे उतरते ही कूना को अपना घोड़ा याद आया। घोड़े के कारण वह भूल गई कि थोड़ी देर पहले वह उड़ रही थी। स्कूल पास आ गया। वे स्कूल के मैदान के छोर पर खड़े थे। स्कूल में एक शांत चहल पहल थी। खिड़की दरवाजे खुले थे। गुरुजी होंगे। कक्षाओं के अंदर फीका उजाला था कि किताब पढ़ना चाहें तो भी न पढ़ सकें। वैसे भी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ना था। चंद्रमा भी आकाश में बल्ब की तरह जल रहा था। चंद्रमा को फ्लडलाइट कहना ठीक था। वातावरण खेल की रात जैसा था। छुट्टी के दिन की सुबह कल होगी, उसकी यह रात थी। स्कूल के बच्चों के साथ उनका घर परिवार भी स्कूल पहुंचने वाला था। कुछ बच्चों की बातचीत पास आती सुनाई दे रही थी। ऐसा तो नहीं छोटू हो, चार साथियों की आवाज में अकेले बातचीत करता हुआ आ रहा हो। छोटू अगर बजरंग महाराज की आवाज में बोले तो जंगल के शेर के दहाड़ने की आवाज आएगी। सभी छोटू की आवाज से धोखा खा जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। शेर धोखा ना खाए। आकाश तारों से भरा था। हो सकता है कि तारे रात को स्कूल में पढ़ने आते हो। आज बच्चे रात को आ रहे हैं, इसलिए स्कूल खाली कर आकाश में भर गए हों। तारे बच्चों के सवाल थे। ये सवाल उनके मन में उठते थे, पर किसी से पूछे नहीं गए थे। शायद ना पूछने से तारे बनकर चमक रहे हों कि हमारी ओर ध्यान दो और हमें बच्चों के मन में उत्तर बना दो। हमें हल कर दो। हम अनगिनत शेष हैं। तारों भरी चांदनी होने से रात लंबे चौड़े प्रश्न पत्र की तरह थी। स्कूल जाने वालों की भीड़ में बहरा भी था। बहरा बोलू को ढूंढ रहा था, इसलिए कभी बाएं जाता, कभी पीछे, कभी दाएं। बोलू को ढूंढने के चक्कर में वह भीड़ से अलग होकर अकेला हो गया था। वह अपने किसी भी साथी को ढूंढ नहीं पा रहा था। यद्यपि चांदनी रात थी, पर कोने कोने में अंधेरे तब भी थे। चांदनी रात सब तरफ के अंधेरों को भगा नहीं सकती। बहरा के हाथों में उसका बिस्तर था। भीड़ इतनी नहीं थी कि किसी को ढूंढ नहीं पाए। एक तो इधर उधर सब बिखरे हुए चल रहे थे और पहचान में तभी आते जब पास आते। तभी बहरा को अपनी आवाज सुनाई दी। बोलू, कूना स्कूल नहीं जाएगी ना? अगर बोलू दिखता और उसके साथ कूना नहीं होती तो वह बोलू से यही प्रश्न पूछता, परंतु बहरा तो चुप था। जब चुप था तो उसे अपनी आवाज क्यों सुनाई दी? बोलू उसे कब से नहीं मिला था? क्या उसने बोलकर सोचा था? अगर उसने बोलू से कहा था तो अब बोलू कहाँ है? बोलू, तू चुप क्यों है? बहरा ने
भैरा की आवाज सुनी। तब भैरा ने चिल्लाकर कहा, बोलू, भैरा मैं हूं, तुम कहाँ हो? इतने में भैरा ने सुना, भैरा की आवाज में, बोलू, लगता है छोटू भैरा की आवाज में बोल रहा है, हम लोगों को बुद्धू बना रहा है। भैरा मुड़कर उस ओर बढ़ा जिधर से आवाज आई थी। पेड़ों के कारण वहां अंधेरा था। वह झाड़ियों को हटाता हुआ तेज जा रहा था। भैरा ने कहा, नहीं बोलू, मैं भैरा हूं और तुमको ढूंढ रहा हूं। तुम मुझको दिख नहीं रहे हो। तुम भैरा नहीं हो, भैरा मेरे साथ है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जादूगर हो या छोटू? बोलू की आवाज आई। नहीं बोलू, मैं भैरा हूं, तुम धोखा मत खाना। मैं स्कूल जा रहा हूं। तुम सब लोगों को ढूंढ रहा था। जो भैरा तुम्हारे साथ है वो भैरा नहीं है, जादूगर है। मेरा भेष बनाकर तुम्हारे साथ है। यह छोटू मेरी आवाज का भेष बना रहा है। तुम दोनों मुझे बुद्धू बना रहे हो। भैरा ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, भैरा मेरे साथ है। तुम अपना असली नाम बताओ। भैरा की आवाज थी। भैरा मेरा असली नाम है, भैरा ने कहा। अंधेरा जगह जगह छुपा हुआ था। अंधेरा अचानक इस तरह पास आ जाता जैसे ताक में छुपा हुआ था। अंधेरा जहां था वहां सन्नाटा था। अंधेरे और सन्नाटे में दोस्ती थी। अंधेरे में कोई जाता नहीं, इसलिए वहां सन्नाटा होता है। बोलू को ढूंढने के चक्कर में भैरा उस ओर चला आया जिधर एक खतरनाक गड्ढा था। उसे याद आया, वह संभल गया। 2 कदम बाद ही गड्ढा था, बहुत गहरा। उसमें गिर जाएं तो ऊपर आना मुश्किल, भैरा के लिए तो बहुत कठिन। गड्ढे के तल में थोड़ा बरसात का पानी भरा था। पानी में चंद्रमा की परछाई थी, जिससे चंद्रमा गड्ढे में गिरा हुआ दिख रहा था। देखकर लगता कि कैसे निकलेगा। गड्ढा आए दिन गहरा होता जा रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां मुरम थी। लोग मुरम खोद कर ले जाते और खोदते हुए नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनाते जाते। पर सीढ़ी जगह जगह टूट गई थी। नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना कठिन हो गया था। भैरा खुद तो संभल गया, पर अपने बिस्तर, दरी और चादर को संभाल नहीं पाया। हाथ से छूटकर बिस्तर गड्ढे में गिर गया। बिस्तर पानी तक नहीं पहुंच पाया था। खुरदरी मुरम की दीवार से लुढ़कते हुए पहले ही ठहर गया था। वह जोर से चिल्लाया, बोलू, मेरा बिस्तर गड्ढे में गिर गया है, मेरी मदद करो। मैं गड्ढे में बिस्तर लेने उतर रहा हूं। अब उसका सारा ध्यान बिस्तर को पा लेने में था। बहरा, गड्ढे में मत उतरना, हम लोग आ रहे हैं, बोलू की आवाज थी। रुक जा बहरा, मैं आ रही हूं, कूना की आवाज थी। बहरा बहुत दिनों से अनसुना करना भूल रहा था। उसने अनसुना किया। उसने पहली सीढ़ी पर संभल कर पैर रखा, फिर दूसरी पर। गड्ढे के आसपास के बड़े पेड़ों की हिलती डुलती अंधेरी छाया नीचे पड़ रही थी। इससे भ्रम होना था। यह भ्रम वैसा ही था जैसे पास और दूर के लेंस वाला चश्मा पहनकर नीचे देखते हुए उतरने से होता है। बीनू की आवाज आई। मैं छोटू बोल रहा हूं, मैं भी हूं। तुम बीनू बोल रहे हो, बहरा ने कहा। छोटू जो सबकी आवाज में बोलकर सबको उपस्थित करता था, अपने को छोटू बोलकर उपस्थित नहीं करा पा रहा था। छोटू केवल दिखकर अपने को उपस्थित करा पाता था। मैं छोटू बोल रहा हूं और अकेला हूं, बोलू की आवाज में उसने कहा। तुम बोलू बोल रहे हो, बहरा ने कहा। सच में मैं छोटू बोल रहा हूं, कसम से, कूना की आवाज पास से आई। कूना की आवाज में बोल रहा हूं क्यों है, बोल रही हूं क्यों नहीं है। शरारत छोटू कर रहा है या कूना कर रही है? बहरा ने सिर उठाकर देखा। छोटू जैसा लड़का खड़ा था, नीचे झांक रहा था। 3 सीढ़ी बहरा उतर चुका था। चौथी सीढ़ी पर पैर रखते समय उसका पैर सीढ़ी के कोने पर पड़ा। कोना टूट गया और वह गड्ढे में गिर गया। उसे अधिक चोट नहीं लगी। दोनों हथेलियां छिल गई थीं। बहरा का मन रोने को हुआ, पर रोया नहीं। पानी में गिरने से वह बच गया था। पानी में चंद्रमा को देखा। गड्ढे में उसका अकेलापन कुछ कम हुआ। तभी एक बादल का टुकड़ा आया
और चंद्रमा को छुपा लिया। गड्ढे के पानी में सफेद बादल की परत अंधेरे की परत की तरह छा गई। चंद्रमा के ना दिखने से उसे फिर रोने का मन हुआ। बहरा को सरसराहट सुनाई दी। वह एक कदम पीछे हटकर इधर उधर देखने लगा। सरसराहट की आवाज आकाश के चंद्रमा को तो नहीं सुनाई दी होगी, चंद्रमा की परछाई को सुनाई दी होगी जो बहरा के पास थी। इसलिए किसकी सरसराहट है? देखने परछाई का चंद्रमा भी परछाई के बादल से निकल आया। यदि चंद्रमा से उसकी परछाई है तो परछाई से उसका चंद्रमा भी है। ऊपर चंद्रमा भी बादल से निकल आया था। बहरा ने ऊपर देखा। अब की बार एक सियार दिखा। लगता है छोटू खबर करने भाग गया था कि बहरा मोरम के गड्ढे में गिर गया है। बोलू के पास गया हो, बजरंग महाराज के पास तो नहीं चला गया। इस बीच बहरा ने सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। नीचे की दो सीढ़ियां धसक चुकी थीं। ऊपर वह कैसे चढ़ेगा, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। रात भर यहीं रहना होगा। स्कूल ना पहुंच पाने का उसे दुख था। ओढ़ने के लिए उसके पास चादर थी और बिछाने के लिए दरी। डर के कारण वह सो नहीं रहा था, पर नींद के कारण वह सोना चाहता था। सोच रहा था कि जैसे वह गिरा है, हाथी भी गिर सकता है। हाथी गिर गया तो दबकर वह मर जाएगा। मान लो कि नहीं मरा तो फुर्ती से वह हाथी की पीठ पर चढ़कर गड्ढे से निकल जाएगा। पर जंगल का हाथी पीठ पर चढ़ने क्यों देगा? वह तो सूंड से उठाकर पटक देगा। पालतू हाथी खुद की पीठ पर बैठा लेता, क्योंकि वह बुद्धू नहीं होता, सीखा हुआ होशियार होता। पर होशियार हाथी गड्ढे में क्यों गिरेगा? मेरे जैसा बुद्धू ही गिरेगा। शेर गिर जाए तो वह खा जाएगा। अब वह क्या करे? उसने ऊपर देखा। सियार झांक रहा था। उसकी आंख चमक रही थी, शायद परछाई के चंद्रमा के कारण। सियार बहरा को ऐसे देख रहा था जैसे वह गड्ढे के पिंजड़े में कैद है। बहरा सोच रहा था कि सियार उतरने की कोशिश में है। सियार भी उतरने की सोच रहा था। इस सोच में सियार गड्ढे के चक्कर भी लगा रहा था। बहरा दरी बिछाकर गड्ढे की दीवार से पीठ टिका बैठना चाहता था। चादर निकालकर उसने ओढ़ ली थी। मच्छर काट रहे थे और हल्की सी ठंड भी लग रही थी। कुछ पत्थर पड़े थे। अपने बचाव के लिए उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। एक बड़ा पत्थर उठाया तो उसके नीचे से 3 बिच्छू निकले। इधर उधर भागकर वे छुप गए। बहरा ने नामालूम कितने पत्थर उठाकर देखे होंगे, परंतु पहली बार उसे बिच्छू मिले। तभी शेर के दहाड़ने की आवाज आई। आवाज इतने पास से और जोर से आई थी कि मुरम की दीवार से चिपके हुए मुरम के कुछ कंकड़ झरे और लुढ़कते हुए पानी में डूब गए। सियार के भागने की आवाज आई थी। हो सकता है कि बजरंग महाराज ने बोला हो और सुनकर शेर दहाड़ा हो। बजरंग महाराज ने बहरा पुकारा हो, इसलिए दहाड़ कर शेर ने बहरा कहा हो। यदि वह पिताजी कहकर जवाब दे तो क्या शेर भी पिताजी दहाड़ेगा? पिताजी! बहरा चिल्लाया। तभी बिल्कुल पास से शेर के बच्चे की दहाड़ने की आवाज आई और गड्ढे की दीवार से एक मुरम का टुकड़ा झरकर लुढ़कता हुआ पानी में गिरा। बहरा गड्ढे में गिर गया। यह बताने छोटू पहले बस्ती में गया। वह भूल गया था कि बस्ती में लोग नहीं मिलेंगे। बस्ती सुनसान थी। वह स्कूल की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे टॉर्च लिए बजरंग होटल का भजिया बनाने वाला मिला। वह बहुत तेजी से जा रहा था। छोटू ने उसे रोका। बहरा मुरम के गड्ढे में गिर गया है। छोटू हाँफ रहा था, परंतु जो आवाज थी वह बहरा की थी। भजिया बनाने वाला किसी के भी रोकने से रुकने वाला नहीं था। शायद बजरंग महाराज ने कहा हो कि सीधे जाना, कहीं रुकना नहीं। परंतु बहरा की आवाज सुन वो रुक गया। उसके मुंह से निकला, बहरा। उसने ध्यान से छोटू को देखा कि बहरा है। छोटू छोटू था, बहरा तो नहीं था। उसे लगा बहरा की चिंता में उसे बहरा की आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम है, कहकर वह भागने जैसा चल पड़ा। तुमको कैसे मालूम हुआ?
बोलू की आवाज में छोटू ने कहा। अब कौन बोला? कौन है भाई? वह मुड़ा। उसे वही लड़का दिखा जिसने उसे भैरा की आवाज में रोका था। वह बताना नहीं चाहता था, परंतु वह आश्चर्य की स्थिति में था। इस स्थिति के कारण उसके मुंह से निकला, बजरंग महाराज ने बताया। फिर वह इस तरह मुड़ा कि बेकार रुक गया था। वह दौड़ पड़ा। तभी उसने एक बच्ची को सुना। बजरंग महाराज को कैसे पता चला? यह कूना की आवाज थी। वह कूना को नहीं जानता था। ये बच्ची कहां से आ गई? वह पलटा तो उसने उसी लड़के को देखा। उसने छोटू के चेहरे पर टॉर्च का उजाला फेंका। एक प्यारा सा लड़का दिखा। टॉर्च के प्रकाश से छोटू की आंखें मिचमिचा गईं। वह गुस्सा हुआ। उसने बजरंग महाराज की आवाज में कहा, ये सब क्या है? भैरा के पास जाओ। उसी समय शेर दहाड़ने लगे। शेर बिल्कुल पास दहाड़ रहे थे। भजिया बनाने वाला शेर की आवाज सुन किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता, परंतु बजरंग महाराज के कहे अनुसार वह मुरम खदान की तरफ ही दौड़ा। जब वह दौड़ रहा था तो टॉर्च थरथरा रही थी। थरथराती रोशनी जिस पर जितनी देर पड़ती वह उतनी देर थरथराते हुए दिखता। चाहे वह चट्टान हो, पेड़ हो, बस्ती के कुछ दूर झोपड़ी हो, धरती हो, आकाश तक यदि टॉर्च का प्रकाश जाता तो आकाश भी थरथराते हुए दिखता। तो मित्रों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।